तो नमस्ते बच्चों एंड जय बजरंगबली की। तो क्या आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है लेकिन अच्छे से एसेट नहीं मिल रहे आपको टॉप करना है लेकिन तैयारी कैसे करें? हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने हैं लेकिन मिलेंगे कहाँ से? कौन सा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होगा जिसको हमें याद करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं होगा? क्या आप इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए हो? तो आपके लिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो जिसके अंदर हम हर चैप्टर के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो आज है डे चैप्टर फर्स्ट का। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं और उनका क्या आपको आंसर लिखना चाहिए जिससे आपको अच्छी मार्किंग मिले विद फुल रिव्यू। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंदर एक छोटे से इंट्रो के बाद। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट क्वेश्चन के को जो कि है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट की क्वेश्चन जो आगे दे रखे हमें ये है नंबर 1 जिसको जिनसे आप 1 मार्क्स ले सकते हो। वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एमसीक्यू में भी दे सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स मानी किसी भी तरीके से आपको दे सकता है, या कहने का मतलब 1 मार्किंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि व्हाट हैपन व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, कि गर्मी के दिनों में अगर कमरे के तापमान कमरे के टेम्परेचर में किसी मिल्क को या दूध में दूध का जो बर्तन, मान लो कि बर्तन के अंदर दूध रख के छोड़ दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपके सामने एक बात निकल के आती है कि रूम टेम्परेचर होता कितना है। तो सबसे पहले निकल गया भाई रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है रूम टेम्परेचर। अब बात आती है कि क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे वो इतनी गर्मी में रहेगा, तो ज्यादा गर्मी तो नहीं है लेकिन जो गर्मी में रहेगा और लगातार रखा रहने की वजह से आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र वगैरह से हो या फिर अर्बन एरिया से जहां से भी हो आप, वहां से आपने देखा भी होगा कि ज्यादा समय तक रखा जाता है दूध तो वो फट जाता है। तो वो भी एक प्रकार के कमरे में ही तो रहता है, आपके घर में है तो वो एक रूम में ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला हम जरा देखते हैं। When the milk is left at room temperature, अगर उसको कमरे के तापमान पे छोड़ दिया जाए, it result is a oxidation reaction and growth of microorganism following which the milk get sour. Oxidation react take place when milk kept in room temperature during the summer and it will become sour. क्या कह रहा है कि जब वो कमरे के तापमान पे रहेगा तो उसके अंदर एक परिणाम देखने को मिलेगा, क्या कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी विकास होगा, का ग्रोथ होगा और इस वजह से दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में कि दूध फट गया है। तो आप यहां से ये आंसर डाल सकते हो जो आपको 1 नंबर आसानी से दिलवा सकता है। आप ये नीचे वाली लाइन छोड़ भी दोगे तब भी अगर आप यहाँ पे गेट सोर तक करते हो लाइन तो आपको मार्किंग मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट ए केमिकल इक्वेशन व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, की एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसके अंदर मैग्नीशियम का क्या करना है भाई, को जलाना है इन हवा की उपस्थिति में और जो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। अब आपसे मैं पूछ लूं कि मैग्नीशियम को जलाएंगी वो किस प्रकार की रिएक्शन होगी, तो ये आंसर आप डालोगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होने वाली है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन ही बतानी है। तो जब ऑक्सीजन के साथ वह रिएक्शन करेगा Mg प्लस O2 तो क्या बना देगा भाई 2MgO, ठीक है। O बड़ा रहेगा, G छोटा रहेगा लेकिन M बड़ा रहेगा, Mg में कैसा रहेगा, M बड़ा, समझ गए जैसा इस रिएक्शन में दे रखा है। तो क्या बनेगी 2MgO, ठीक है। यहाँ पर आप ये 2 देख रहे होगे, ये वाला 2, तो ये 2 वाला क्या कर रहा है, इसकी बैलेंस कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले वाले पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा, ए सब्सटेंस अंडर गोज केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ रीजन इन दिस, की कह रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस मान के चलो जो एक केमिकल रिएक्शन का से प्रोड्यूस होता है और एक सिंपल है
प्रोडक्ट में बदल जाता है। जब कोई कह रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन एक सिंपल प्रोडक्ट में बदल जाए, कहने का मतलब पहले मान लो वो 2-3 इकट्ठा थे, अब वो अलग अलग हो चुके हैं। तो जब एक कोई भी, ये आपकी एक डेफिनेशन कहलाएगी किस रिएक्शन की, ये कहलाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, नीचे डायग्राम भी दिया है, यहाँ पे देखो ए बी यहाँ पे 7 थे और एक सिंपल प्रोडक्ट बन गया, ए अलग हो गया एंड बी अलग हो गया। तो इस वाली जो क्वेश्चन है इसको आप डेफिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। समझ गए। अब इसका आंसर देखेंगे क्या होगा, देखते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट is called decomposition reaction. In this reaction a single compound break down into two or more single substance। कह रहा है कि वो एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस के अंदर टूट जाता है, कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई सब्सटेंस अपने अलग अलग टुकड़ों में एक सिंपल प्रोडक्ट में बदल जाए, वो क्या कहलाती है भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है। द जनरल फॉर्म ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो यहाँ पे दे रखा है, ये चित्र के द्वारा मैंने नीचे भी बताया हुआ है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, Why do copper vessel lose their sign when exposed to air? कह रहा है कि कॉपर की कोई भी नली मान लो, कोई भी चीज मान लो या बर्तन मान लो तुम, जो क्या कह रहे, यहाँ पे मैंने चित्र दे भी रखा है, ये वाला देख सकते हो आप। तो कोई भी नली मान लो, जब उसको खुले में रख देंगे तो उसका रंग बदल जाता है या उसकी चमक खो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल बात है कि वो जैसे बाहर रखेगा, जैसे हमने देखा होगा कि वे लोहे के ऊपर जो रस्टिंग होती है वो किस वजह से होती है, तो वो क्या करेगा, ऐसे ही कॉपर भी क्या करेगा, मॉइस्चर की वजह से हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, व्हेन कॉपर वेसल आर एक्सपोज्ड टू एयर इट डेवलप ए ग्रीन कोटेड ऑन देयर सरफेस। कॉपर कोल्ड बाय ऑक्सीडेशन इट विच इज विच it react with oxygen to form copper oxide which further react with carbon dioxide and form copper carbonate, which is the green color that form on the surface of copper which is known as a verdigris. Such copper lose its लस्टर। क्या कर रहा है, इसी की वजह से वो अपनी क्या कर देता है, चमक खो देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बाहर जो बार बार या लंबे समय से जो चीजें रखी रहती हैं ओपनली एरिया में, उनका क्या होने लग जाता है, ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है भाई, ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करने लग जाते हैं, उनसे रिएक्शन करने लग जाते हैं, और इसी वजह से उनका क्या हो जाएगा, लस्ट्रेशन जो होती है वो खत्म होने लगती है। क्या है भाई, कॉपर लूज इट्स लस्टर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच गैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ ड्यूलेट कार्बोहाइड्रिक एसिड। तो इस वाले क्वेश्चन को हम ध्यान से एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि विच गैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ ड्यूलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन जिंक ग्रेनुल। क्या कह रहा है कि जब किसी ड्यूलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए भाई, जिंक की ग्रेनुल या उसके बुरादे चूर्ण कह सकते हो तुम, उनसे करवाई जाए तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये नीचे आप देख भी सकते हो, हमने यहाँ पे रिएक्शन बना रखी है कि जिंक ये यहाँ दे रखा है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद उसकी रिएक्शन हो जाने की वजह से क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस बनेगी भाई, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसको अब वर्ड में किस तरीके से लिखोगे एक बार देख लेते हैं कि when zinc react with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड साल्ट इज फॉर्म। क्या बनता है भाई, जिंक क्लोराइड नाम का क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, और किसका उत्पादन होता है भाई, हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एज ए बबल, जो एक बबल के तौर पे निकलती है। दिस रिएक्शन इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। या फिर आपने एक चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा, एक जैसे डायग्राम सा था जिसमें वो गरम कर रहा था जिंक क्लोराइड से, और ऊपर से लेके आ रहा था नली नीचे, और एक सोपी सॉल्यूशन था, सोपी नीचे सॉल्यूशन था, यहाँ तक ऐसा भरा हुआ था, जिसे बुलबुले ऊपर निकल के ऐसे ऐसे जा रहे थे, जिसको आप मोमबत्ती से पास उसके लेके जाते, वो फट के साथ उनकी ध्वनि निकल रही थी। ये आपने पढ़ा भी होगा, ये चैप्टर के अंदर होगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ये आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, जब मेटल रिएक्शन हो रहा था उस दौरान, ये होगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा होगा आपने मेटल वाले
चैप्टर के अंदर, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसमें पढ़ा होगा आपकी एसिड के साथ जब मेटल रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, तो यही गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो रहा है। यहाँ पे देख लो एसिड दिया हुआ है और ये इधर मेटल दिया है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आप यहां से याद भी कर सकते हो, ऑब्वियस बात है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 6 वाला क्वेश्चन। ये यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, उस रिएक्शन में देखेंगे और उसके बाद कह रहा है द अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कि ये जो ऊपर रिएक्शन दी गई है ये किस प्रकार की रिएक्शन है, उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ आगे दे रखा है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड दे रखा है, प्लस 2Al दे रखा आगे Al2O3 प्लस Fe ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे Al ने क्या करा है, Fe को रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह ले लिए इसने, रिप्लेस किया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां से हम पढ़ सकते हैं A reaction is a displacement reaction. Displacement reaction are chemical reaction in which one element displaces another. In this reaction, aluminium is more reactive than iron, so it displaces iron from aluminium oxide. क्या कह रहा है कि इसमें एल्यूमिनियम जो है वो फेरस से ज्यादा क्या है, मोर रिएक्टिव है, इस वजह से वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, इधर भेज देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। और क्या बनाता है भाई, साथ में साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है नेम एनी टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, कि ऐसी कोई रिएक्शन लिखनी है जिसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब हो। अब एक ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिला होगा कि हमें कैसे पता लगेगी कि आपको ये तो पता लग ही गया कि ये इसमें से आंसर जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है वो दो ही रिएक्शन में हो सकती है, अब्जॉर्ब होने या निकलना दो ही रिएक्शन में हो सकती है। एक तो हो जाएगा भाई एंडोथर्मिक और दूसरा हो जाएगा सॉरी अच्छा ये की वर्ड लिख दिए गलती से, हाँ नहीं सॉरी, एक हो गया एंडोथर्मिक और दूसरा हो गया एक्सोथर्मिक। तो ये दो रिएक्शन के नाम आपको देखने को मिलेंगे आमतौर पे, लेकिन आप इनमें पहचानोगे कैसे कि एंडोथर्मिक कौन सा होगा और एक्सोथर्मिक कौन सा होगा। तो चलो थोड़ा सा समझने की क्लियरफाई करते हैं यहाँ से, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दो चित्र दिए गए हैं जिससे आप इजीली समझ पाओ। देखेंगे पहला आंसर पढ़ते हैं पहले, रिएक्शन इन विद एनर्जी अब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक, कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है अपने अंदर, वो क्या कहलाती है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा हो और वो बाहर निकाले तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सोथर्मिक, मानी रिलीज करना। तो आपको ये याद रख लेना है खाली कि ये जो एंडोथर्मिक जो है उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, इसलिए बिल्कुल ठंडी होती है, वो कोल्ड होती है, ये बर्फ से मैंने ये दिखा रखा है यहाँ पे। और जो एक्सोथर्मिक होती है वो हीट होती है, बिल्कुल गर्म रहती है, जैसे ये आग जली हुई है, ठीक है, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो इस वजह से जो चीज ठंडी होगी तो उसको थोड़ी बहुत गर्मी चाहिए, तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। और जिसको गर्म है और जो उसको अब क्या चाहिए, थोड़ी ठंडाई चाहिए, तो वो हीट को रिलीज कर देगा, बाहर छोड़ेगा। तो इसी से आप याद रख सकते हो, ठीक है, एंडोथर्मिक मतलब कि कोल्ड और एक्सोथर्मिक माने की गर्म, तो यहीं से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन ए आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर अगर कोई एक लोहे की कील को डाल दिया जाए तो उसका रंग क्यों बदल जाता है अगर उसको डुबोया जाए तो देखिए भाई, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इट्स चेंज फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन because iron is more reactive than copper, thus displace copper from the solution, result is color change। क्या कह रहा है कि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। हाँ, तो आपको पता लग गया है कि ये क्या है, फेरस यहाँ पे मोर रिएक्टिव होता है। किससे भाई, किससे मोर रिएक्टिव है, ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है। इसी वजह से वो क्या करता है, कॉपर को हटा लेता है और जो कहने का मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से कॉपर को वो बाहर कर देता है और उसकी जगह खुद चला जाता है, FeSO4 नाम का एक नया सब्सटेंस तैयार कर देता है। और जो आपको चेंज दिखेगा वो यही कलर है, जो आपने देखा होगा कि ये जो अंदर वाला जो सॉल्यूशन होता है उसमें भी चेंज हो जाता है, उसका कलर ग्रीन हो रहा है, तो वो ग्रीन हो रहा है, उसने कॉपर को बाहर निकाला है, तो वो इसी वजह से आपको ये कलर चेंज देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे एक बारी। इसमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन विच प्रोड्यूस बाय अब्सॉर्बिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा है कि एक ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन बतानी है जिसके अंदर अब्सॉर्ब कर रहा हो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही हो, तो उसका इस्तेमाल करके आपको ये बताना है। तो तेरा आंसर दिया हुआ है, द डीकंपोजिशन ऑफ water into oxygen and hydrogen due to the passing of electricity current through it is called the electrostatic of water। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन को, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन, ऐसी रिएक्शन जिसके माध्यम से कहने का मतलब जिसमें करंट डाल करके वो रिएक्शन पूरी करी जाती हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जल को क्या दे रखा है, इसने इलेक्ट्रिसिटी दी, बिजली दी, तो उसने क्या करा, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये नीचे दिया गया भी है एक, द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन विद इलेक्ट्रिसिटी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो भी क्वेश्चन आप अभी पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये आपकी एग्जाम की क्राइटेरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो आपके मैथ्स करते हो कि आपको ले सकता है। वैसे मैं यहाँ पे 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी डाल सकता था, लेकिन आपके चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो 5 नंबर का होगा। ठीक है, 1 नंबर एक क्वेश्चन वो बन सकता है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होगी, रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कि हम किस तरीके से एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो सिंपल बात देखते हैं, द केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। A balanced chemical equation occur when the number of the different atoms of elements in the reactant side is equal to that the products side। क्या कह रहा है कि एक ये जो बैलेंस हम करते हैं इक्वेशन को, वो हमें करना जरूरी इसलिए है क्योंकि वह क्या करता है, जो भी या तो रिएक्टेंट हो या तो किसी भी प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो और या फिर उसके प्रोडक्ट हो, उन दोनों का मास जो है वो हमेशा एक रहेगा। क्या रहेगा, मास हमेशा एक। या आपने पढ़ा होगा कि लॉ है कि जो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का मास हमेशा एक ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी चीज या किसी और के द्वारा कोई काम ना किया जाए। तो मास के लॉ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, मास को इक्वल करना होता है, इसलिए हमें बैलेंस इक्वेशन चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं वही। देखो ये 10 क्वेश्चन जो थे आपके नंबर 1 मार्क के थे, अब उसके बाद स्टार्ट होते हैं ऐसे जो 2-2 नंबर के हैं, 2-2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे अपन पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन ब्रीफली, राइट डाउन ऑब्जर्वेशन विच इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि ऐसे चीजें हमें बतानी है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकें कि ये क्या है, एक कंडीशन है, इसकी ऑब्जर्वेशन जो भी हमें केमिकल रिएक्शन देखते हैं, कहने का मतलब उसके अंदर आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। पहला दे रखा है द 5 कंडीशन ऑफ केमिकल चेंज, की एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके अंदर एक केमिकल चेंज ये होता है कि वस्तु के अंदर क्या होता है, कलर चेंज हो जाना। दूसरा दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, की कौन कौन सी चीजें जो पार्टिसिपेट हुई और उसमें क्या बदला हुआ। जैसे मान के चलो पहले वो क्या था, कॉपर सल्फेट था, मान के चलो कॉपर सल्फेट था, ठीक है, रिएक्शन की उसने Zn के साथ, तो क्या बन गया आगे चल के वो ZnSO4। तो ये क्या एक फॉर्मेशन बनी, नई फॉर्मेशन क्या आ गई भाई यहाँ पे, ZnSO4 बन गया वो, है कि नहीं। तो आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस, और साथ के साथ क्या बनती है, गैस भी बन जाती है। जैसे मान के चलो यहाँ पे CuSO4 की जो मैं ले लूं, HCl ले लूं और इसकी रिएक्शन करूं Zn के साथ, तो क्या बन जाएगा भाई, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ पे गैस बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है ऑर्डर चेंज, उनके क्रम में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। उसके बाद दे रखा है टेम्परेचर चेंज, और उसके क्या है, ये नॉर्मल बात है, तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, रिएक्शन होगी। तो अगला दे रखा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो एक आपने सुना भी होगा, कई जगह क्वेश्चन देखने को भी मिलता है हम बात में, जो कि आप जो श्वसन करते हो
कि वह एक क्या है उष्मा नहीं सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है उसको एक्सप्लेन करना हम यहां से देखेंगे कि respiration is considered an exothermic reaction because it release energy in the front or in the form of heat. The chemical equation is respiration. तो क्या होता है कि respiration एक एक्सोथर्मिक इसी वजह से है क्योंकि ये हीट रिलीज करती है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जब भी बात आ जाए एक्सोथर्मिक की तो इसका मतलब वो पहले से क्या है? गर्म है, हीटेड है वो पहले से ही, अब उसके अंदर से हीट रिलीज हो रही है। और जब मान के चलो नॉर्मली आप सांस लेते हो, तो सांस आपने ठंडी ली होगी जो भी आपके एनवायरनमेंट में वैसी सांस ली होगी, मतलब आप, लेकिन जब उसको छोड़ते हो तो वो आपकी जो सांसें होती है वो हल्की सी गर्म होती हैं। तो उसी से समझ सकते हो कि ये क्या है, कौन सी रिएक्शन को दर्शाता है भाई? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दर्शाता है। और नीचे दे भी रखा है, देखो केमिकल इक्वेशन बताई गई यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसकी रिएक्शन करवा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में C6O2। ठीक है। और क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में जल बनाता है और एनर्जी बनती है। तो एनर्जी देख रहे हो यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब इसने यूज नहीं की, अगर अब्जॉर्ब करता तो यहाँ एनर्जी यूज करता, और ये रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? ये छोड़ेगा, बाहर निकालेगा एनर्जी को। समझ गए? तो यहां से आपका आंसर निकल के आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। कह रहा है कि जो नीचे दी गई है इनको ट्रांसलेट करो और उसके बाद ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके आपको नीचे लिखना है। सबसे पहले दे रखा है हाइड्रोजन गैस है कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्या हाइड्रोजन गैस कंबाइन करती है, जुड़ती किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, रिएक्शन करेगी तो अमोनिया बनाता है। ये इजिली आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हो जाएंगे, H2 जो कि गैस है, N2 ये नाइट्रोजन हो गया। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो अमोनिया बनाएंगे, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है कौन सा? NH3। आप ये याद भी कर सकते हो, इजीली फॉर्मूला है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपको वहां पे नहीं मिलेंगे ऐसे लिखे हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। की पोटेशियम मेटल, पोटेशियम यानी कि के, मेटल रिएक्ट करेगी पानी के साथ, पानी का हो जाएगा H2O टू गिव, और देगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगी भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी। क्या करेगी भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगी एंड हाइड्रोजन गैस भी निकाल देगी। ठीक। हाँ, ये हमने ये देखा नहीं, सॉरी, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्या दे रखा है? इसको बैलेंस भी कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, देखो बैलेंस नहीं थी, क्यों? यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 3 है। तो मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं इनको इक्वल कर दूं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? नाइट्रोजन को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, तो इजिली ये सारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, अगर यहाँ पे क्या करूं मैं? नाइट्रोजन को 2 कर दूं कैसे भी, और नाइट्रोजन को 2 कैसे करूंगा मैं? यहां से इसके आगे 2 मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6। और यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन को फिर 6 करना पड़ेगा, तो इसको मैं बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन। अब बी वाले पार्ट पे आते हैं कि पोटेशियम की रिएक्शन जब किसके साथ करवाई जाए भाई? वाटर के साथ करवाई जाए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसके पढ़ते हैं, इसका बैलेंस इक्वेशन देखते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे पोटेशियम दे रखा है, यहाँ पे के हाइड्रोजन सॉरी जल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना है? KOH और H2 बना रहा है। यहाँ पर देखिए क्या ये सारे जो भी फॉर्मूले यहाँ पे बराबर दे रखे हैं। देखते हैं भाई यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखो सबसे पहले पोटेशियम देख लेते, 1 है, ठीक है, 1 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, 1 ही हाइड्रोजन, 1 ही 2 ही हाइड्रोजन, कितने हो गए टोटल? 3, लेकिन यहाँ तो 2 ही थे।
ऑक्सीजन एक है ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको ही बैलेंस करेंगे। अगर आपको लिए पर्सनली ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको बैलेंस करके लिखना है, ठीक है, और 3 नंबर का हो या उससे ज्यादा का हो, ऑब्वियस बात है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम के अंदर देखना इस चैप्टर से मैक्सिमम जो पर्सन होगा वो 3 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा। अगर उसको जोड़ करके बनाया गया हो कि 2 नंबर का ये कोई भी पार्ट दिया गया हो कि बैलेंस इक्वेशन किसको बोलते हैं, ये 2 नंबर का हो जाए, बाकी का जो उसको बैलेंस करना वो 3 नंबर का हो जाए, ऐसे करके दे सकता है, लेकिन पर्सनली कोई भी 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं सॉरी 3 से ज्यादा का नहीं आएगा, तो इसको ध्यान दे लेना। अगर आप इसमें इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, देखो सबसे पहले हम बैलेंस करने से पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे हमने कौन सा पता लगाया भाई, हाइड्रोजन बैलेंस है, इम्बैलेंस है वो नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 4 होगा, लेकिन तो ये तो अब भी 3 ही है, ये अब भी 3 ही है, एक ध्यान नहीं दिया हमने यहाँ पे। चलो यहाँ पे इसको कर लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन की संख्या, गलती से ये मिस्टेक हो गया होगा, आई थिंक ध्यान नहीं दिया हो गया। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, हो गया। अब कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिखा है, तो ये के से भी मल्टीप्लाई में है, ओ से भी मल्टीप्लाइड में और एच से भी, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 यहाँ से हो गए और 2 यहाँ से हो गए, टोटल कितने हो गए भाई 4, कितने हो गए 4। और देखो यहाँ पर भी 4 थे क्या, हाँ बिल्कुल यहाँ पर भी 4 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 4। तो हाइड्रोजन क्या हो गया हमारे यहाँ पे बराबर हो गया। अब बचा कौन, जैसे हमने हाइड्रोजन को बराबर करा तो एक बात आपको और देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिली कि ये कहने का मतलब ये जो ऑक्सीजन था पहले 1 था, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी 2। लेकिन एक बात और देखने को मिलेगी आपको कि 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी होगी भाई 2 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 2 हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, ये इजिली आप कर सकते हो अगर आपने ध्यान दिया होगा क्लास में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो 4 वाला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, कि क्या होगा जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में खुला छोड़ा जाए। गिव ए प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, राइट द इक्वेशन आल्सो, कि कह रहा है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की उपस्थिति में खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है भाई देखते हैं, सबसे पहले की बात तो ये निकलेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनती है, तो देख लेते हैं। When silver chloride is exposed to light, it decomposes to form silver metal and chlorine gas. तो देखो सिल्वर क्लोराइड, सॉरी ध्यान नहीं दिया हमने, सिल्वर क्लोराइड था तो कॉम्बिनेशन नहीं होगी भाई, डिकम्पोज होगी क्योंकि टूटेगी वो एक दूसरे में, ठीक है। तो इट डिकम्पोज सिल्वर मेटल में टूट जाएगी एंड क्लोरीन गैस के अंदर, और रिएक्शन आपके सामने है कि सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, इसको रिएक्ट करेगी और Ag+Cl2 बनाएगी, और क्या बोलते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे क्लोरीन 2 आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें Ag भी 2 हो गया तो Ag को भी 2 करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आपकी ये एक रिएक्शन देखने को मिल जाएगी कि सूर्य की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बन के निकल के आता है, देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड दे रखा नीचे और ये सूरज की उपस्थिति में, आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें कि वाई इज द बैग यूज फॉर पोटैटो चिप्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, फ्लश्ड सॉरी, कह रहा है कि जब क्या कर हमें जो कोई भी चिप्स वगैरह की जो आलू के चिप्स वगैरह के पैकेट्स जो आते हैं वो उनको नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, उनके बैग्स को या उनकी थैलियों को, ऐसा क्यों। तो देखते हैं, द गोल इज ए प्रिवेंटेड द चिप्स फ्रॉम बिकम ऑक्सीडाइज्ड, क्या कह रहा है ये जो उद्देश्य होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरने का, वो उन चिप्स को ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीकरण होने से बचाती है, उनको खराब होने से बचाती है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से बचाती है, विच कुड केस देम टू बिकम स्टेल और स्वेगी, और इस वजह से वो क्या हो जाएंगे हल्के से चिड्डे और चिपचिपे से बन जाएंगे।
बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, कह रहे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। इट टेंड टू बी इंटरेक्ट, तो वो दूसरे से क्या हो जाएगी, इंटरेक्ट होगी विद अदर मोलिक्यूल, उन दूसरे अणुओं से, केजिंग केमिकल चेंज, और इससे केमिकल बदलाव देखने को बोलेंगे, दैट में डैमेज द चिप्स, और चिप्स के अंदर बदलाव होंगे। देखो जब वो ऑक्सीजन नहीं सॉरी नाइट्रोजन के साथ जब वो उसके अंदर है पैकेट के अंदर, तो वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। लेकिन उसके अलावा जब वो आप कोई भी मान के चलो आपने खुला छोड़ दिया उस बॉक्स को, तब वो ऐसी देखने को मिलेगी। समझ गए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थे आपके दो नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके हो जाते हैं यहाँ से कंप्लीट। अब शुरू होता है आपके कौन से नंबर 3 वाले कि 3 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल बताना है। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे रिएक्शन दे रखी हैं, इनके केमिकल इक्वेशन को दर्शाना है। ठीक है, बैलेंस किस तरीके से करना है वो भी बताना है। और ठीक है, तो मैंने 3 नंबर का बताया था कि 3 नंबर में हो आएंगे। पहला दे रखा है जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक डाइऑक्साइड, कि जिंक कार्बोनेट ये टूट रहा है, देखो जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये याद रख लेना। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, इजी बात है। और उसके बाद अगला दे रखा है एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन प्लस, इसकी रिएक्शन हो जाने के बाद बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये तो हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखेंगे मैग्नीशियम प्लस वाटर, इसको हीट की उपस्थिति में क्या कराएंगे, हीट यहाँ पे क्रिस्टलाइड है, तो आगे देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी, कैटलाइज्ड, सॉरी मेरे बोलने में थोड़ी गलती हो गई होगी, कैटलाइज्ड है, हीट के यहाँ पे कैटलाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम को जल के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है हीट कैटलाइज्ड की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी नीचे वाली में। तो अब उनको बैलेंस करते हैं, आते हैं पहले वाले के पास। दे रखा है बिलो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिविंग केमिकल रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट था, उसकी रिएक्शन से क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने बताया था, एज ए सिंगल रिएक्टेंट इज ए ब्रेक डाउन इनटू 2 प्रोडक्ट ऑन हीटिंग। ये तो मैंने नॉर्मल आपको बताया है कि पूरा मैंने ऐसे लिखी नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कैसे होगा वो नहीं लिखा मैंने, आपने खाली मैंने ये इसका आंसर बता दिया। तो आपको डिटेलिंग किस तरीके से करनी है वो आपको खुद करनी है। ठीक है, इसमें दिया गया और खाली दिया भी यही है कि बैलेंस इक्वेशन और फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इनको बैलेंस करके लिखना आपको, तो इसमें बैलेंस भी कर देंगे साथ के साथ। अगला दे रखा बी के ऊपर, बी में कौन था कि एल्युमिनियम की रिएक्शन करवा रहा था क्लोराइड से, और क्या बना रहा था, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा था। तो यहाँ पे देख लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, 2Al प्लस 3Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं करना, खाली आपको एल्युमिनियम याद रखना है कि एल्युमिनियम Al होगा, क्लोराइड Cl2 होगा, और जो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है वो AlCl3 होता है, ये याद रखना है। इसी से आप पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर दोगे और साथ ही साथ उसकी क्या कर दोगे, बैलेंस भी कर दोगे। अगला देखेंगे भाई, अगला दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगला दे रखा है मैग्नीशियम, सॉरी एक सेकंड रुकेंगे, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, जल के साथ, और बना क्या रहा है साथ में MgOH, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला था। अब आपको देख कोई पूछ दे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला है, तो हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला। ठीक है, जब मैग्नीशियम किसके साथ, जल के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तब ये बनाता है और हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चूज कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आउट ऑफ द गिवन रिएक्शन। इनके रिएक्शन दे रखे हैं, इनके अंदर आपको चूज करके बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, पहला दे रखा है MnO2, ये 2 नीचे है तो कि सॉलिड है। उसके बाद 4HCl, इसकी फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बना, MnCl2 प्लस Cl2, ये 2 जो आप देख रहे हो लास्ट वाले, ये नीचे हैं, नीचे की साइड मानी उसके 2 एटम्स है। आगे देखेंगे प्लस 2H2O लिक्विड,
ये आपको देखने को मिला यहाँ से। अब इसमें आपको देखना है कि कॉम्बिनेशन हुआ या फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ या डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा Mn की जगह चला जाता है कौन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया भाई, Mn आ गया। तो ये क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एक सेकंड रुक जाइए, ये Mn था, ये यहाँ से निकल जाता है और इसकी जगह चला गया H, क्या बन गया अलग से यहाँ पे H2O हो गया। फिर उसके बाद जो Cl बचा उसमें से एक Cl निकल के यहाँ चला गया और क्या बना दिया MnCl। तो यहाँ से जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी होगी भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगले पे देखेंगे CaO CO2 प्लस CaCO3। इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, Ca और CO2 आपस में जुड़ जा रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली देखेंगे AgCl, इसके रिएक्शन करवाएंगे तो Ag अलग होगा और Cl2 अलग हो गया। तो ये कौन सी हो भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर यहाँ पे लिखा नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो ये मिस स्पेल्ड हो गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे आएगी, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये आप आसानी से आप कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू द सिल्क लाइम वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आप 100% तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 90% ही चांसेस इसके आने के आपके एग्जाम के अंदर। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखेंगे इसके अंदर क्या दिया है कि जब उसको सिल्क लाइम के अंदर से गुजारा जाता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज ऑकर्ड। कह रहा है कि जब CO2 को सिल्क लाइम के अंदर से गुजारा जाता है तो वो रिएक्शन आपको लिखनी है और क्या होगा ये भी बताना है। तो यहाँ देखो, जब भी इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी सिल्क लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड, भाई उसके अंदर से गुजारा जाएगा, इसका मतलब उसकी रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखो जब भी उसकी रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सर ये बताइए कि आपका सिल्क लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, इसको हिंदी में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना बोलते हैं, सिल्क लाइम। ठीक है, अब आपसे यहां से देख सकते हैं कि क्या होता है भाई, वो जब रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म ए थिक लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है वो, एक पतली लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन द वाल, उसकी वाल के ऊपर जो भी बर्तन इसके अंदर भी रखा हुआ हो। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म अलोंग विद वाटर। तो पानी के साथ क्या बनाता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। एक और बात यहाँ से निकल के आती है आपके पास कि उसकी इक्वेशन तो बतानी है, केमिकल इक्वेशन जो नीचे दे रखी है, और साथ में रिएक्ट डेथ होकर जहां पे इनका इस्तेमाल होता है वो भी बताना है। तो यहाँ से आपको दे रखे होंगे दो प्रकार के यूज दे रखे हैं। एक तो यहाँ पे दे रखा है इन सेवेज सिस्टम सिल्क लाइम यूज एज ए फ्लूलेंट, और दूसरा दे रखा है कि सिल्क लाइम हैज बीन वाइड एप्लीकेशन इन द फूड इंडस्ट्री। तो आपको ये बात मैं बता, कोई भी एलिमेंट को जिसका यूजेज आपसे पूछा जाए तो उसका एक आंसर आपको दे देना है। कौन सा आंसर देना है कि उसका इस्तेमाल किसमें होता है, इंडस्ट्रियल में होता ही होता है। उसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, इंडस्ट्रियल उद्योगों के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। तो ये आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो, हर चीज के अंदर आपको ये यूज कर सकते हो, हर एक चीज के अंदर इसका इस्तेमाल लिख कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। फिर उसके बाद रिएक्शन की बात करेंगे तो मैंने वैसे ही बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जल का निर्माण होगा। तो ये था हमारा आज का, ये लास्ट वीडियो थी। तो इस पूरी वीडियो जो मैं इस चैप्टर के ऊपर लाया वो क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इन चैप्टर वाले क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको हमारा ये जो वीडियो थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और
ज्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और भेज देना उन्हें अपने दोस्तों के पास जो इस तरह की सब जो इन बोर्ड एग्जाम को देना चाह रहे हैं, तो उनको भी भेज देंगे। साथ में अगर आपको और इस तरह की वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि किस तरह की वीडियो हमें चाहिए, उसी तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Audio Jungle.